सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वफाकी हुकूमत की सफ़ों में एक बार फिर बयानात की गूंज और कुछ वज़रा तनकीद की जद में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा अमरीका के दौरान आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान ने हंगामा बर्पा कर दिया है। एक्सपोज पर वजाहत भी दी गई है मगर सवालात मजीद बढ़ गए। अब उन्होंने एक और वजाहत जारी की है जिसमें कहा है कि लोग पीछे पड़ गए मगर आफिया सिद्दीकी की रिहाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे हसास कौमी मामले को इमरान खान के केसेस से जोड़ना ज़रूरी था? उधर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक बिजनेस फोरम में ताजरों को माफिया कह दिया, जिस पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अबूजर शाद ने सख्त रद्द अमल देते हुए हुकूमत ही को माफिया करार दे दिया। क्या एहसन इकबाल का यह बयान कारोबारी तबके के साथ हुकूमत के ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ देगा? इसी तरह वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने उसे बेबुनियाद करार देकर इल्ज़ाम वापस लेने और बसूरत दीगर कानूनी चाराजोई की धमकी दी है। अब क्या तारिक फजल चौधरी अपना बयान वापस लेंगे या मामला अदालत का रुख करेगा? दूसरी जानिब इमरान खान के बेटे अपने वालिद की रिहाई के लिए अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वापस बरतानिया पहुंच गए हैं। क्या उनका पाकिस्तान आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? पीटीआई के सफ़ों में इस बारे में इब्हाम पाया जा रहा है। इसके अलावा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शरीफ और जरदारी ख़ानदान पर अरबों रुपए कमाने का इल्ज़ाम लगाया है। हुकूमत ने चीनी की रिटेल प्राइस 173 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन इस कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं है। क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतें चीनी की मार्केट रेगुलेट करने में नाकाम हो गई? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अहमद उवैस साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अहमद साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा, ये जो डार साहब की वजाहत आ चुकी है उसके बाद भी पीटीआई जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है, और क्या रिजर्वेशंस हैं आप लोगों की? ऐसा क्या उनके बयान से आप लोगों को लगता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई बड़ा डैमेज हुआ है? उसकी रीजनिंग क्या है आप लोगों की? इसहाक डार साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे ना तो वो सियासतदान है ना वो इकोनॉमिस्ट हैं। हाँ, एक टोला शहबाज और नवाज की शक्ल में जिन्होंने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए उनको इस काम के लिए इस्तेमाल किया था, वो होते आए हैं, आप भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब उन्होंने खुद भी वो काम शुरू कर दिया। आपने देखा कि इनके दुबई में इनकी कितनी प्रॉपर्टी और कितने बड़े बड़े टावर बने में। और यहाँ पे जो बात ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि आप अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में आप इमरान खान के मुतालिक कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान की हुकूमत में तो जो है वो दिवालिया हो रहा था, मुल्क का दिवालिया हो रहा था जी, आखिरी दौर में उसकी हुकूमत तो ख़त्म हो गई और ये इकोनॉमिकली क्रैप्स कर गई थी बिल्कुल। तो ये बात वहाँ पे करनी जो कि अगेंस्ट रिकॉर्ड है। अब मैं रिकॉर्ड की बात आपको बताता हूँ कि जिससे अंदाज़ा लगेगा कि दिवालिया कौन कर रहे थे और दिवालिया किन का नहीं हो रहा था। देखिए 2017 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक ये फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो 17 बिलियन थे। ये रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। इमरान खान ने 2018 में आके हुकूमत संभाली और 2021 पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के पास थे और वो 28 बिलियन थे, 28 अरब डॉलर, जो आज तक किसी ने टच नहीं किया इसको, ये जो जिसको दिवालिया कह रहे हैं ये। और 2021 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी वो 37 बिलियन डॉलर थी, 37 अरब डॉलर। ये स्टेट बैंक से कंफर्म कर लें, ये दिवालिया था। और आप इनका सुन लीजिए, इन्होंने आके जब 2022 में हुकूमत संभाली और उस वक्त 14 बिलियन के रिजर्व मौजूद थे
और जब ये इनकी हुकूमत के दौरान 16 महीने की जो हुकूमत थी, आखिरी महीने में वो रिजर्व जो है वो 1 बिलियन से कम रह गए थे। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, आप अभी भी गूगल करके देख लें या किसी से कंफर्म कर लें। वो कहाँ गया पैसा? ये एक प्लानिंग के तहत आए थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया जाए और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के आवाम में डिस्ग्रेस किया जाए। वो काम इन्होंने किया। ये लंदन में प्लान बना के आए थे दोनों भाई, और इनके साथ कुछ और लोग शामिल थे कि ये 9 मई का वाकया जो है ये प्लान एक ड्रामा था, वरना 2 साल तक वो क्यों दबाए रखा गया उसको। अब आके सजाएं दे रहे हैं उजलत में बगैर किसी प्रॉपर एविडेंस के, तमाशा लगाया हुआ है। ओके, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक तो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड बयान दिया है इसाक डार साहब ने, वो इकोनॉमिस्ट भी नहीं है और ना ही कोई पॉलिटिशियन है, और हमारी इकोनॉमी कोविड से पहले बहुत अच्छी थी, $37 बिलियन रिजर्व्स थे और हमने तो बड़ा मईशत को अच्छा किया था, और जो मईशत से मुतालिक बयान है वो बिल्कुल गलत है, स्टेट बैंक से फिगर्स चेक कर लें। एक तो ये नुक्ता है। दूसरी बात यह है कि ये जो आफिया सिद्दीकी वाला मामला है कि इसमें इमरान खान के केसेस का आफिया सिद्दीकी के जो केसेस का कंपैरिजन किया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है इसाक डार साहब? डॉक्टर साहब, पीडीएम के दौर में भी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उस वक्त भी मुल्क की हालत ये थी, जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बातें कर रहे थे कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पे है, और ये लोग दिन गिन रहे थे और हफ्ते गिन रहे थे कि पाकिस्तान कब डिफॉल्ट होता है। वहां से जो हमने टेकअप किया, मुश्किल फैसले लिए, पाकिस्तान जो है आज अल्लाह ताला के फजल से दोबारा एक बेहतरीन जो है वो तरक्की करती हुई मईशत है। एक बेहतरीन अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त जो है पाकिस्तान खड़ा हो चुका है, बैनुल अक़वामी बरादरी में अपना नाम का लवा मनवा चुका है। तो डार साहब जो है वो बड़े एक तजर्बाकार मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, और हमें देखना ये चाहिए कि उनके दौर में पाकिस्तान में मुआशी तौर पे कितना इस्तेकाम आया है। दिस शुड बी द क्वेश्चन, और हर दौर में उन्होंने पाकिस्तान को जो है इस मैदान में बहुत ज्यादा। आप डॉक्टर साहब जरा ये बताएं कि वो कंपैरिजन आफिया सिद्दीकी और इमरान खान के केसेस का क्यों किया गया है और इसकी नौबत क्यों पेश आई? देखिए, मैं इस के पूरे जो सियाको सबाक से वाकिफ नहीं हूँ। आफिया सिद्दीकी साहब जो हैं वो उनका मुकदमा पाकिस्तान ने हमेशा लड़ा है और हमेशा ये बात की गई है कि उन्हें गलत सजा दी गई है। उनका कंपैरिजन इमरान खान से क्या किया है कि मैं बुनियादी तौर पर वो स्टेटमेंट मेरी नज़र से नहीं गुजरी, इसलिए मैं शायद आपको इसका तसल्ली बख्श जवाब न दे सकूं। ओके, तो अब ये बताइए, ये जो डार साहब भी अमेरिका में हैं, इमरान खान के बेटे भी अमेरिका में हैं, अब खान साहब के बेटों का वहाँ होना और डार साहब का भी वहाँ होना, वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, क्या अमेरिका की जानिब से किसी सतह पर इमरान खान से मुताल्लिक कभी कोई बात हुई है? ऐसी आपकी हुकूमत में कोई नॉलेज में ऐसी चीज़ है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही थी भाई साहब कि जो ही प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे पहला फोन वो ये करेंगे कि इमरान खान को रिहा करें। हालांकि इमरान खान जो है वो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, अदालतों ने सजाएं दी हैं और मुख्तलिफ मुकदमात हैं। तोशा कानून था, फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ओपन एंड शट केस है। पूरी दुनिया को पता है कि वो पैसा पाकिस्तान का पैसा था, वो किस तरह एक बिजनेस टाइकून को दिया गया और उसमें बदले में क्या अमरात ली गई। तो ये वो मुकदमात हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। तो इसमें किसी दूसरे मुल्क के पॉलिटिकल सो कॉल्ड और असल में जो है उनके मुकदमात कुछ और हों, उस तरह के किसी मुकदमे में कोई हेड ऑफ स्टेट कभी मुदाखलत नहीं करते। ये बात हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये खुशफहमी थी। उन्होंने बाकायदा कंपेन चलाई, पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन चलाई, और उनके जो लॉबिस्ट थे वहां पे वो ये सारी लॉबिंग करते रहे। लेकिन आपने देखा कि अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की। पाकिस्तान का प्योरली एक इंटरनल मैटर है, और इसमें अभी भी जब डार साहब वहाँ पे विजिट पे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो जाहिर है अमेरिका में बेशुमार लोग विजिट करते हैं। तो इस वक्त में किसी और की वहाँ मौजूदगी, वो इमरान खान साहब के बेटे हो या कोई और हो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। बाकी इसका आपस में कोई लिंक और कोई ताल्लुक किसी हवाले से मिलाना, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसा हकीकत नहीं है। राइट। अहमद साहब ये बताएं, इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका से वापस बरतानिया चले गए, क्या पाकिस्तान आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया? और क्या अमेरिकन जो उनका विजिट था उसे कुछ हासिल भी कर सके? क्योंकि हम देख रहे हैं अपेरेंटली, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं,
ये बात ठीक भी है कि हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो पब्लिकली तो उस तरह कोई बात करते नहीं हैं, वहाँ पर भी हमें सिवाय 2-4 सेनेटर्स की ट्वीट्स के कोई बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ तो नहीं दिखती, और अमेरिका पाकिस्तान से बतौर स्टेट करीब होता जा रहा है दिन ब दिन। सो क्या व्हाट दे हैव अचीव्ड विजिटिंग यूएसए? देखिए बात ये है कि पीटीआई ने तो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया, ना ये किया जा सकता है एक्सपेक्ट कि एक मुल्क का हेड ऑफ स्टेट जो है वो जाके कोई इमरान खान को जेलों से निकाल के खड़ा कर देगा और रिहा कर देगा। इट नेवर हैपन्स। ये कोशिश जो है, इस किस्म की कोशिश जो है, ये एक दफ़ा की हुकूमत जिसमें पीपल पार्टी की हुकूमत थी और हुसैन हक्कानी ने ये हरकत की थी, वो मीमो गैस स्कैंडल, बड़ा मशहूर स्कैंडल है, आपको भी ये बात का इल्म होगा, और वो केस चला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है केस। वहाँ पे इन्होंने जाके अमेरिका के नेवल हेड के थ्रू अमेरिकन प्रेसिडेंट को अप्रोच करने की कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान में इंटरफियर करें और पाकिस्तान की फौज को रोकें कि वो कू ना करे पाकिस्तान में जरदारी की हुकूमत के खिलाफ, पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात, वाकया पाकिस्तान। और इससे पहले एक और बड़ा वाकया भी हुआ था कि जब 2090 के अंदर 1990 के अंदर जब बेनज़ीर की हुकूमत को हटाया गया था, तो उस वक्त पीपल पार्टी की हाई कमान जो है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर का तमाम ब्लूप्रिंट लेके जाके अमेरिका के हवाले कर दिया था इन्होंने। ये स्टेट सीक्रेट था, एंटी स्टेट एक्टिविटी इससे बड़ी कोई नहीं हुई। और उसके ऊपर वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है कि प्रेसलर अमेंडमेंट का बिल पास हुआ था और वो आई थी सामने, और उसके बुनियाद के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शन लगाई थी। ये वाकयात के अलावा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पाकिस्तान एक्सपेक्ट करे कि बुश ट्रंप जो है वो ये काम करेगा, ये फलां काम करेगा। वो होना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया ने तो बड़ा उसको पिक किया हुआ था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद आने दो, देखो क्या होगा। उस पे आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी काफी कमेंट्स करते रहे कि जी वो ट्रंप जब आवेगा तो लग पता जाएगा। वो सोशल मीडिया तो अपने तौर पे जो मर्जी करते रहे। और मैं डॉक्टर साहब की एक और बात का जवाब दूं, अभी जो इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, इन्होंने इसहाक डार से लॉफ्टी स्टेटमेंट दिए सिर्फ कि जी वो इकोनॉमी ऐसी थी और वो फलां। मैंने रिकॉर्ड से बात की है और अभी भी दोबारा से दोहरा रहा हूं कि ये जवाब दें उसका कि 2018 में जब इमरान खान आया, उससे पहले जिसको कहते हैं कि बड़ा अच्छा दौर था, 2017 में नवाज शरीफ। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि उनके बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं, बेटे नहीं आएंगे। क्यों आएंगे पाकिस्तान? उनके बेटे पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं है उनका। अभी ऐसा तो नहीं है, they just wanted to check the water। और फिर जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आए उसके बाद ये अंदाजा हुआ कि देखिए सवाल ये है कि वो उनके बेटे को पॉलिटिशियन तो नहीं है ना। अगर को बाप को मिलने के लिए आए, किसी वक्त प्रोग्राम बन जाए तो हो जाए। तो पॉलिटिकल कैंपेन तो यहाँ लीड नहीं कर सकते। ही इज नॉट, दे आर नॉट पॉलिटिशियन ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के कोई ऑफिस बेरर है ना। यहाँ पे कोई वो डायनेस्टी वाली पार्टी है कि ये खानदान जो है पूरा पार्टी वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। अगर आएंगे तो वो, लेकिन आप मेरे ख्याल मिलने मेरी बात कर, लेकिन आप मेरी बात का जवाब पहले ले लीजिए उनसे। देखिए जी डॉक्टर साहब, अगर आप अहमद साहब की बात का जवाब दे दें। नहीं, आप मेरी बात का देखें, इस बात का मैं उसको फिर दोहराऊंगा दोबारा से बात को कि ये बता दें कि कहाँ पे ये जब इनकी हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने थे, और सबसे हाईएस्ट इमरान खान के पीरियड में थे। और जब इनकी हुकूमत पीडीएम की हुकूमत खत्म हो रही थी, $1 बिलियन से कम रह गए थे। इसको ना करके ये कह दें ऑफिशियली कि गलत मैं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है स्टेट बैंक का। अब वो फिर कहेंगे 19 अरब हो गए। आज असल में इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है, वरना इस पे जरूर डिटेल से डिस्कशन करते। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि बात क्यों की, फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों की जो गलत बात है। नहीं, वो चूंकि आपने भी सर उनके इकोनॉमिस्ट होने को क्वेश्चन किया था, तो मैंने तो स्टेट बैंक के रेफरेंस से बात की। डिस्कशन हमारी जारी है और कुछ और अहम इश्यूज डिस्कस करने हैं। कुछ चीनी का मामला है और बड़े संगीन इल्जामात मिफ्ता इस्माइल साहब ने लगा दिए हैं तारिक फजल चौधरी साहब के ऊपर, और उन्होंने उनके ऊपर इस पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ये जो ताजरों के साथ भी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ की एक मुलाकात हुई, जिसके बाद एहसन इकबाल साहब ने भी एक मीटिंग की जिसकी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई भी है, बड़ी उसमें कोई गर्मी हुई है, तल्ख गुफ्तगू हुई है। ये ताजरों पे इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत थी, क्या रीज़न है? देखिए जो आपने कहा ना कि इकोनॉमी जो है सब्जेक्ट था या नहीं था,
बात ये है कि ये जो इकोनॉमी के जो ये टर्म्स होती हैं, ये पाकिस्तान में एक आम आदमी की समझ से बालातर होती हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल टर्म्स होती हैं। कोई माहिर माशियात ही समझ सकता है, मुझ समेत बहुत सारे लोग जो है वो इनसे वाकिफ नहीं होते। मैं अपने आप को भी साथ रख के कह रहा हूँ। असल अवाम फैसला करते हैं कि मुल्क माशी तौर पे और उसकी इकॉनमी तरक्की कर रही है या नहीं। उसके इंडिकेटर सीधे साधे होते हैं कि क्या अवाम की जिंदगी में खुशहाली है, अवाम मुतमईन है। इमरान खान साहब के दौर में अवाम की जिंदगी में खुशहाली थी या इनके अलग अब है? डॉक्टर साहब माजरत के साथ ये खुशहाली नजर आ रही है आपको पाकिस्तान में? इनके लोग जब इनके खिलाफ अभी तहरीक एतमाद आने से 6 महीने, साल, 1.5 साल पहले कर रहे हैं, अपने हल्कों में जाने के काबिल नहीं थे इनके एमएनए। इतनी बुरी हालत थी और अवाम इतने ज्यादा तंग थे। तो ये तो कोई मतलब क्राइटेरिया जो है वो बड़ा वाज़ेह होता है। जज़ात कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। मईशत और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के साथ कितना लेज़ॉन है, मुल्क को इंटरनेशनली कितनी रिकॉग्निशन मिल रही है, आलमी तौर पे आपको किस तरह रिकॉग्निशन मिल रही है कि जनाब आप इतनी तरक्की जो है वो कर रहे हैं और लोग कितना उसको मान रहे हैं, ये होती है आपकी रिकॉग्निशन जो मेन है। तो मैं तो उसको यहीं पे रखूंगा। बाकी जो आपने कहा है ट्रेडर का, देखें ट्रेडर्स की फैसिलिटेशन जो है वो भी मुआशी तरक्की का एक हिस्सा है और हमारे दौर में हमेशा पूरी कोशिश रही है कि ट्रेडर्स को, ताजरों को फैसिलिटेट किया जाए। अभी आप देखेंगे ताजरों को सबसे ज्यादा गिला किससे होता था? एफबीआर से। अभी एफबीआर में जो रिफॉर्म्स हो रही हैं और सबसे बड़ी रिफॉर्म ये है कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम की जाए। जो गिला होता था कि जी एफबीआर के अफसरान जो है वो हरासा करते हैं डिजिटाइजेशन का प्रोसेस को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, हम वो एफबीआर के लोगों का जो इंटरेक्शन है वो कम से कम कर रहे हैं। यही तो होती है रिफॉर्म्स और नेक नीति के जिसमें कोई भी इदारे में मौजूद अफराद वो दूसरे लोगों को और आवाम को जो है वो पीनलाइज ना कर सकें, उन्हें हरासा ना कर सकें। तो ये तमाम तो सिर्फ एक बात मैंने आपको बताई है, वरना मैं पूरे आपको रिफॉर्म्स बता सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं कि किस तरह हम ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करें। तो ये तल्ख कलामी क्यों हुई है सर? मैं उससे नहीं वाकिफ कि कहाँ पे तल्ख कलामी हुई है, किसकी बात कर रहे हैं आप? ताजरों, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है एहसन इकबाल साहब की, ट्रेडर्स के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई है, आपने वीडियो नहीं देखी? जी, वो वीडियो मैंने देखी है। देखिए बात ये होती है कि जब हम इस तरह की मीटिंग्स में होते हैं तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, काबिल एहतराम है, वो अगर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और जज्बात का इजहार करते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी क़यामत आ गई है? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई क्लास हो रही है और एक प्रोफेसर बैठे हैं और सारे बच्चे जो है वो बिल्कुल मुंह बंद करके उनकी बातें सुनेंगे और अपना बस्ता बंद करके घर चले जाएंगे। ओपन एक सेशन है जिसमें हर तरह की डिस्कशन होती है। उन्होंने अगर लेकिन एहसन साहब तो प्रोफेसर ही है ना सर, से भी कर दिया है तो हमें उसमें कोई गिला नहीं है, मोस्ट वेलकम। लेकिन एहसन साहब तो प्रोफेसर ही है ना डॉक्टर साहब? नहीं प्रोफेसर हैं, लेकिन मैंने तो आपको मिसाल दे के कहा है कि ये कोई क्लासरूम नहीं था कि जहाँ पे आगे एक उस्ताद था और बाकी सारे शागिर्द बैठे थे। ये एक इंटरेक्टिव फोरम था और उसके ऊपर अगर उन्होंने खुल के बात की है तो मोस्ट वेलकम। तो चाहते हैं कि इसके ऊपर बातचीत हो, इशूज के ऊपर बात हो, लोगों की तकलीफ के ऊपर बात हो, हमारे सामने आए, हम उन्हें हल करें। डॉक्टर साहब, आप लोग, अहमद साहब, आप क्या सेंस कर रहे हैं ये ताजरों वाले मामले पे? डॉक्टर साहब का तो ये ख्याल है हो जाती है डिस्कशन में, डिबेट में कहीं हो गई होगी पूछ नीच, लेकिन कोई आइडियाज एक्सचेंज हो रहे होंगे, कोई इतना खास मसला नहीं। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेडर वाले मामले में क्या हुआ? ताजरों के मामले में वो, क्योंकि पीएमएलएन की तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, ताजरों को बहुत फैसिलिटेट करती है पीएमएलएन, ये एक हैरानकुन बात है। लेकिन अभी देखें ना, अभी तो इन्होंने उनके ऊपर जिस तरह से सिलसिला शुरू किया है कि एकदम से अगर किसी का जो उन्होंने रिटर्न जमा कराई हैं, वो टैक्स की डिटेल्स दी हैं, आपने डिक्लेरेशन किए हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो उनके खिलाफ FIR हो सकती है। ये एक नया तरीका जो है, एक फ्लड गेट खोल दिया गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को हरासा करने का, नाजायज तौर पे उनसे दौलत समेटने का और उनको एक। लेकिन उसमें तो पीएम ने अश्योर किया है कि वो रिफॉर्म करेंगे, वो डिसीजन को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। नहीं जी, अब देखिए ना, अब सवाल ये है कि आप यहाँ सूरत हाल ये है कि
टैक्स तो उस वक्त वर्केबल होता है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपको एक मस्बत चेंज, और मस्बत चेंज कैसे नजर आएगी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चले और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो इम्प्रूव करें। दोनों चीजों में अभी तक तो कोई हेड थ्रू तो नहीं हुआ सर। लेकिन इसमें एक मसला ये भी है ना कि हमारा मसला इस वक्त ये नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री चले तो टैक्स दें, हमारा जो रिक्वायर्ड टैक्स कलेक्शन है वो भी नहीं होती, टैक्स नेट एक्सपेंड भी नहीं होता, जहां ड्यू है टैक्स वहां पर ड्यू टैक्स इम्पोज भी नहीं हो पाता। हमारे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इशू हैं, सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमी चले तो टैक्स दें। लेकिन वो चेरी पिकिंग होती है ना, किसी को ऐसे तंग करने लग पड़ते हैं, किसी को कुछ भी नहीं करता। थोड़ा टाइम कम है, मैं दूसरे तो सब जी अगर ये बात जो है, अगर ये एक ही तसलसल के साथ एक पॉलिसी के तहत काम किया जाता तो जो अपर क्लास के अंदर जो लोग जो हैं जिन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई हैं उनसे भी तो पूछगिछ होनी चाहिए थी कि भाई तुम्हारे पास कहाँ से आई, उसका तुम भी टैक्स दो। आप सरदार इसहाक डार साहब से कभी किसी ने पूछा कि तुम्हारी इतनी दुबई में प्रॉपर्टी है और इंग्लैंड में बनी हुई है, तुमने कभी टैक्स दिया है और ये कहाँ से आई? चले ये डॉक्टर साहब फिर इसहाक डार साहब पे ले आए। अहमद साहब आज फुल प्रिपेयर होके आए इसहाक डार साहब के लिए, वो हर आज तीसरे सवाल में वो उनका जिक्र ले आए। मुझे ये बताएं ज़रा, मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की बात आपसे करना चाहता हूँ। आप उनके खिलाफ आपने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा ये गलत बयानी की है आपने और वो आपके खिलाफ लीगल आपको चार्ज करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? आप माजरत करेंगे और या फिर वो लीगल प्रोसीजर से बचना है आपने, या फिर आप उसको कंटेस्ट करेंगे? क्या प्लान है आपका? देखिए, ये बात जो है कतई तौर पे सही नहीं है कि मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया है। आपने क्या कहा? एक सवाल पूछा गया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सब सेक्शन है, नशोनुमा प्रोग्राम, उसके हवाले से, और नशोनुमा प्रोग्राम के तहत प्रोक्योरमेंट किस इंडस्ट्री से की जाती है, ये सवाल था। इसका जवाब जो है वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजारत है पॉवर्टी एलिवेशन, उसने तहरीरी तौर पर सेनेट में जमा कराया, जो कि सेनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने बतौर पार्लिमानी वजीर वो जवाब पढ़ के सुनाया कि जनाब ये जवाब आया है पार्लियामेंट को जो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन है उसकी मिनिस्ट्री से, और उन्होंने ये कहा जनाब के मिफ्ता इस्माइल साहब के वजीर बनने से पहले 2 अरब रुपया था नशोनुमा प्रोग्राम का। जो बजट इन्होंने पेश किया उसमें इसमें इजाफा हुआ और 21.5 ये कर दिया गया। वो 21.5 अरब तक बढ़ा दिया गया जब मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे। और इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती है और वो इस्माइल इंडस्ट्रीज से करती है, मिफ्ता इस्माइल साहब की इंडस्ट्री है, जो बाद में उन्होंने माना भी अपनी एक्स पे जो पोस्ट थी कि जी हमारा तो उनसे 20 साल का ताल्लुक है और 20 साल से हम उन्हें माल दे रहे हैं, और सारी बात है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें डॉक्टर तारिक की क्या कोई जाती एलिगेशन शामिल है? नहीं तो उसमें करप्शन का एलिमेंट है जो आपने कहा है जी? आपने ये लफ्ज यूज किया है कि उसमें उन्होंने करप्शन किया है, या कोई करप्शन का एलिमेंट है उस प्रोसेस में? नहीं, मैंने करप्शन का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सेनेट में जो है वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैं अगर उसकी प्रोक्योरमेंट का जो तरीकाकार होता है, अगर मैं उसकी तफसीलात और जुजियात से वाकिफ नहीं हूँ, किस दौर में हुआ, कैसा हुआ, और उसमें क्या तमाम जो गवर्नमेंट मनी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है ना, ये बजट में रिलीज हुआ है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का पैसा नहीं है। तो हमारा ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैसा था और उससे जो चीज परचेज की जाती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, अब कैसे ये दिया गया इस्माइल इंडस्ट्रीज को, उस तरीकाकार को, मैंने तो नहीं देखना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने तो करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज ये दावा किया है कि डॉक्टर तारिक जो हैं वो शिकस्त नजर आने पर आरओ के पास गए और उनका मुतालबा है कि कुरान पर हलफ दें कि फॉर्म 47 पर नहीं जीते। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस पर मेरा रद्द-ए-अमल बड़ा ही सीधा साधा है, और वो ये है कि इंतहाई एक बच्चगाना रद्द-ए-अमल आया है हमारे भाई मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, इंतहाई बच्चगाना और मज़ाक़खेज़। उसकी वजह ये है कि आपने 21.5 अरब का हिसाब देना है और उसके बाद भी पैसे आपकी इंडस्ट्री को गए हैं, तकरीबन 97 अरब रुपया जा चुका है इनकी इंडस्ट्री को। वो किस तरीके से गया है, किस चैनल से गया है, आप उसका जवाब दें, ना कि ये कि जिसने सेनेट में सवाल पे जवाब दिए है आप उनके ऊपर जो है इस तरह पर्सनलाइज्ड जो है वो
रिमार्क्स दें तो जवाब दें अपना, जो आपके अरबों रुपया और खासतौर पे 21.5 अरब का जो जंप आपने उस वक्त दिया जब आप खुद वजीर खजाना थे और आपको पता था कि ये सारा पैसा डायरेक्ट मेरी इंडस्ट्री को जाएगा। क्वेश्चन तो सेनेट में ये था। उसमें आप जिसने सवाल किया आप उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें, जिसने जवाब दिया उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। आप अगर मुख्तसर में आपसे पूछा, आप कोई माजरत करेंगे जी? आप कोई माजरत करेंगे जिस तरह वो कह रहे हैं माजरत कर लें वरना मैं लीगल प्रोसीजर। अगर तो जो वजारत दी है, जो वजारत है पॉवर्टी एलिवेशन की, उसने जो फैक्ट्स दिए हैं, मिस्टर साहब बताएं कि ये फैक्ट्स गलत हैं। जो मैंने तो वजारत का रिकॉर्ड पढ़ा है ना, वो जवाब तो सेनेट में वजारत ने जमा कराया था, मैंने तो वही पढ़ा है। अगर वो ये कहेंगे कि जनाब ये फैक्ट्स गलत हैं तो वजारत उस पर माजरत करेगी जिसने जवाब जमा कराया है। डॉक्टर तारिक की वजारत या डॉक्टर तारिक ने तो नहीं जवाब उस पर जमा कराया। ठीक। अहमद साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है इन पार्लियामेंट में तो इनको अब कवर है, ये क्या कोई इनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीचेस होती हैं या फिर जो प्रोसीजर सारा अडॉप्ट होता है उसको तो इम्यूनिटी हासिल नहीं होती। व्हाट इज योर टेक ऑन? नहीं, देखिए ना, किसी को डिफेम करना, किसी के कैरेक्टर की असैसिनेशन करना या कैरेक्टर को आप ज़ेर बहस ले आए इस तरीके से कि उसकी पर्सनैलिटी टार्निश हो, पब्लिक इमेज टार्निश हो, तो उसको तो आप वो पर्सनल बेस के ऊपर तो आपके खिलाफ आता है इज्जत। नहीं, बट ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, अहमद साहब वो कह रहे हैं कि मुझसे एक सवाल पूछा गया और मैंने मिनिस्ट्री की दी हुई इन्फॉर्मेशन पे उसका जवाब दिया है। सो वो कहते हैं कि अगर फैक्ट्स गलत हैं तो मिनिस्ट्री के गलत होंगे और मतलब उसको स्पेसिफिकली वो कहते हैं मैंने सिर्फ उस सवाल का जवाब दिया है। तो ये कवर्ड है कि नहीं आपके ख्याल? नहीं, देखिए ना, मुझे अब वो पूरी चीजें सुननी पड़ेंगी, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ। कि अगर तो डायरेक्ट ऐसी बात नहीं है तो फिर तो कोई इसमें इनको घबराने की बात नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटीज में Q&A होता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर ये। लेकिन किसी का मतलब वैसे अगर आप पीछे उछाल दें और बिल्कुल एक ऐसी स्टेटमेंट जो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके कैरेक्टर को, उसके पब्लिक इमेज को डैमेज करे, तो उसके लिए तो वो जो है उसका राइट मौजूद है, वो इन्फ्रिंज हुआ। दूसरी बात यह है कि मुफ्ता साहब ने, आपको पता है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इनके शहबाज साहब के मुतालिक उन्होंने कहा कि इनकी तो अब ये शुगर मिल्स अपनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की उन्होंने। ये बात अलग, अगर मैंने परसों भी की थी ये बात के देखिए इन्होंने आपको पता है कि दो बड़ी गलतियां की हैं, और ये अगर आज ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तक कोई बात नहीं होती है तो कल जब ये नहीं होंगे तो ये बात इसके ऊपर पकड़ी जाएगी। और वो बात ये है कि एक तो इन्होंने रमजान के महीने में, आपको याद होगा कि इन्होंने शुगर एक्सपोर्ट कर दी और शुगर की कीमतें जो हैं रमजान में 165 से शूट करके 190 पे चली गई। और इन्होंने कहा कि मेरे साथ तो कमिटमेंट की थी शुगर के जो सारी इनकी एसोसिएशन है कि जी हम बिल्कुल कीमतें बढ़ने नहीं देंगे। ये शहबाज शरीफ ने टीवी के ऊपर आके कहा। सर वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, जरा क्विकली अगर आप कंक्लूड कर लें। और एक्सपोर्ट इन्होंने पता किसको की, वो इन्होंने एक्सपोर्ट की उन्होंने अफगानिस्तान को, जहां से टेररिज्म हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, पॉइंट टेकन सर, और इंडिया का कट भी था। पॉइंट टेकन सर। तारिक साहब 1 मिनट प्लीज कंक्लूड कीजिएगा, मैंने फिर उसके बाद। देखिए बात ये थी कि जो भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म रहे हैं उनका दायरा कोई ना कोई बिजनेस के हवाले से कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा है। कोई जमींदार थे, कोई बिजनेसमैन थे, और ज़ाहिर है जो बिजनेसमैन होता है उसकी मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये कि जनाब प्राइम मिनिस्टर की, अगर उसकी फैमिली की, उसके बच्चों की या किसी की अगर कोई बिजनेस एंटिटी है तो मुल्क में वो सारे काम तो हो रहे होते हैं, उसका ये मतलब तो नहीं है जनाब के प्राइम मिनिस्टर वो सारा अपना या तो काम बंद कर दे और या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं कर रहे हैं। वो रेट जो है प्राइम मिनिस्टर तो फिक्स नहीं कर रहे चीनी के, बल्कि हमने तो हमेशा जो चीनी के ज़ख़ीरांदोज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, उनके खिलाफ जो है अंदर किया है, उन्हें हमेशा हमने जो है ज़ख़ीरांदोज़ माफिया के खिलाफ हमने काम किए हैं, ये सारी दुनिया जानती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अहमद अवैस साहब मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इशू पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। अब भारत की अपनी एक जिम्मेदार शख्सियत ने इस इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है।
पी चिदम्बरम ने द क्विंट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम हमले में मुल्की सतह के दहशतगर्द भी मुलव्वस हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत के पास क्या सबूत है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मोदी सरकार को यह मशवरा भी दिया कि अगर जंग में नुकसानात हुए हैं तो उसे तस्लीम करें। दूसरी तरफ खित्ते में पाकिस्तान के मजबूत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने का सिलसिला भी जारी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने पर अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ की है। हाल ही में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से एलानिया जारी हुआ। इसमें वाज़ेह तौर पर ईरान के साथ सालिसी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा गया, जबकि ईरान की आला क़यादत पहले ही पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान ने न सिर्फ अमेरिका के साथ सालिसी में किरदार अदा किया बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर भी ईरान के हक़ में दिफा की भरपूर हिमायत की। अब ईरान ने इस बरादराना कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तराना रिलीज़ किया है, जिसमें पाकिस्तान को आयरन ब्रदर से ताबीर किया गया है। तराने के बोल कुछ इस तरह हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया, इंतशार फैलाने की कोशिश की, लेकिन ईरान खौफजदा नहीं हुआ। दुश्मन की ताकत किसी काम ना आई, क्योंकि हमेशा की तरह पाकिस्तान हमारे साथ था, जिसके लिए शुक्रिया पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।